स्वामी जी प्रणाम। लिथोम का स्वामी जी हमने रिसर्च किया हुआ वो ये देखा जो पथरी बनने के कारक हैं वो कौन कौन से कंपाउंड हमारे शरीर के अंदर होते हैं। प्रीडोमिनेंटली स्वामी जी ये सब कैल्शियम के ऑक्सीलेट्स होते हैं जिसका हमारे किडनी के अंदर डिपोजिशन होकर वो पथरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि अगर हम उन कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल को लैब में बनाएं और अगर लिथोम की प्रेजेंस में उनको बनाएं तो स्वामी जी वो किस तरीके के बनते हैं। हमने पाया स्वामी जी लिथोम उन क्रिस्टल्स को बनने से रोकता है, उनको डिज़ोल्व होने में हेल्प करता है। और एनिमल मॉडल में जब हम वो ऐसे पथरी पैदा कर लेते हैं स्वामी जी तो वो पथरी भी डोज डिपेंडेंट और मोर इम्पोर्टेंटली टाइम डिपेंडेंट तरीके से बाहर निकल जाती है स्वामी जी। सब यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है स्वामी जी, सब यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है। और गाल ब्लैडर के स्टोन के बारे में अभी भ्रांति है, वो भ्रांति अभी हमने प्रैक्टिकल तो कम कर दी है लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, उसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। पत्थर चटा दिया, लिथोम दिया, प्राणायाम करवाया और गाल स्टोन डिजोल्व हो गया। उसके ऊपर भी हम आपको पूरा एनिमल मॉडल और ये सारी चीज़ें अब ये देखते कैसे पैदा करोगे भाई गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्वामी जी, वहाँ पे किडनी में तो स्टोन करना पैदा करना आसान है, आसान होता है स्वामी जी। लेकिन गाल स्टोन जो है, और ये सारे उपद्रव मनुष्य में ही होते हैं। हाँ स्वामी जी। चूहों में स्वामी जी बहुत डिफिकल्टी होती है। इवन किडनी के लिए स्वामी जी हमें एक अलग टाइप के इथाइल ग्लाइकोल करके कंपाउंड है वो पिलाना पड़ता है, वो जाके कैल्शियम को इकट्ठा करता है और तब पथरी बनकर तैयार होती है। बड़ा मुश्किल होता है बीमारी को इंड्यूस करना, फिर उसको रिड्यूस करना, उसको खत्म करना। ये लेकिन हमने सारे प्रयोग किए। और आज मुझे फक्र है ये कहते हुए, 30 साल में पहले कहता था कि हम एलोपैथी से भी बड़े क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करेंगे, आज हमने वो सब करके दिखा दिए। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट रात दिन पुरुषार्थ करते। आज नई रिसर्च के साथ आए। उससे पहले जो है एक बहन कुछ कहना चाहती है। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी मैं रेवाड़ी से आई हूँ और मेरे को सिस्ट है ओवरी में बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी तो काफ़ी है और 3-4 बड़ी भी है। तो मैं यहाँ जनवरी में आई थी, तब से अब मेरे कम होने लगी है। डॉक्टर ने बोला है 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब सिस्ट ओवरी की सिस्ट कपालभाति थोड़ा ज़्यादा कर लेना बेटा। हाँ। और सिस्टोग्रिड साथ में लेना। हाँ सिस्टोग्रिड डायमंड। फिर बोल देते हैं अब तो तेरे को ओवरी में कैंसर होगा। फिर एक से निकालो कैंसर, दूसरी जगह फैल जाता है। ब्रेस्ट में ब्रेस्ट को निकालो तो फिर और कहीं फैल जाता है। स्पाइन में पता नहीं कहाँ कहाँ चला। मैंने काफ़ी डॉक्टरों से दिखाया है, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली, और एक ओवरी में निकलवा भी चुकी हूँ पहले, उसमें भी सिस्ट था। लेकिन अब पूरी ठीक हो जाएगी बेटा। ये सिस्ट जो है ये पूरी ठीक हो जाती है कहीं पर भी हो, सिस्टोग्रिड। और कैंसरस होने की संभावना हो तो सिस्टोग्रिड डायमंड। एक मेडिसिन के बारे में, उसका पूरा मैकेनिज्म, कैसे रोग ठीक होते हैं, ये सब आपको बताते हैं। आज कल बताया था वेट गो, योग भी करो साथ में वेट गो लो। एक दिन में 2 किलो वजन कम कर सकते हो। क्या बोला? एक दिन में 2 किलो तक। ये किसी को समझ में नहीं आया आज तक कि ये भी हो सकता है बिना लाइपोसक्शन के, बिना बैरेटिक सर्जरी के, बिना सिंथेटिक ड्रग्स के, बिना शरीर से छेड़छाड़ किए, नेचुरल तरीके से। कल वेट गो का पूरा प्रोसेस बताया और एनिमल ट्रायल किया। चूहों को मोटा करके उनको पतला कर दिया। 1.5 2 गुना कर दिए चूहे मोटे और बाद में उनको पतला कर दिया। और योग का, एक्सरसाइज का भी असर आता है। और चूहों को एक्सरसाइज तो करा सकते, चूहों का ट्रेडमिल बना के करवा दिया तो उनको प्राणायाम नहीं करवा पाते। लेकिन ये एक्सरसाइज वाला मॉडल तो चूहों में भी कर लिया, उनको एक्सरसाइज करवा देते हैं। उनकी जो है पूंछ में थोड़ा करंट लगाते हैं तो जोर से दौड़ते हैं फिर और अच्छे से दौड़ते हैं। तो मैंने कहा इस आदमी को भी कुछ करना पड़ेगा, इसके भी पूंछ में करंट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा जिससे दौड़े, योग करे। तो वेट गो पहली बार वर्ल्ड में, अब उसका तो रिसर्च पेपर भी छप गया। हाँ, किसमें छपा? बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी। ये पहली बार हुआ है कि आयुर्वेद की दवा से तुम 100% हार्मलेस वेट लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात हुई। आज किसके बारे में बताने वाले? डेंगू नील स्वामी जी। हाँ, ये डेंगू बहुत फैलता है वर्षात में ना। देखो
ये एक शॉर्ट में तो पहले एक फीवर की जो हमारी दवाइयाँ हैं ना, हमारे पास में एक तो फीवोग्रीट है, डेंगुलिन डेंगू को भी दूर करता है और उसके साथ उसके फीवर को भी उतारता है। टाइफोग्रिड से टाइफाइड भी दूर होता है और बुखार भी दूर होता है, उसके साथ गिलो घनवटी और दे देते हैं। फिर सुदर्शन घनवटी है, फिर ज्वरनाशक वटी है। मलेरिया महासुदर्शन घनवटी उसी से ठीक हो जाता। कितने लोग मर जाते हैं। कल ही एक सन्यासी मेरे से कहने लगी जी, एक बहुत बड़े विद्वान थे, डेंगू हुआ मर गए। ऐसे मर रहे हैं लोग, डेंगू हुआ मर गए, प्लेटलेट घटे मर गए। पूरी दुनिया में लाखों लोग मरते हैं डेंगू के कारण से। वर्ल्ड में पहली बार डेंगू का कंप्लीट सॉल्यूशन भी पतंजलि ने तैयार किया है। ये बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। डेंगू नहीं, बहुत बड़ी चीज है ये। हाँ, डेंगू से मरे जा रहे हैं लोग, आयुर्वेद की दवाई नहीं खाएंगे। मरना मंजूर है, योग करना नहीं, आयुर्वेद की दवा लेना नहीं। क्यों भाई, ऐसे क्यों दुराग्रहों में जी रहे हैं डॉक्टर साहब? ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सबको मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और डेंगू नील के बारे में देखेंगे। और स्वामी जी आज हम ज़ीब्रा फिश के मॉडल के बारे में बात करेंगे। कल चूहे के बारे में बात कर रहे थे, आज ज़ीब्रा फिश को समझेंगे। वो भी एक एनिमल मॉडल है और उसमें कैसे हम डेंगू को इंड्यूस कर सकते हैं और कैसे ज़ीब्रा फिश का जो मॉडल है वो ह्यूमन मॉडल के इक्विवेलेंट हो सकता है। जो बीमारियां इंसानों में होती हैं डेंगू के दौरान, जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, क्या हम उनको ज़ीब्रा फिश मॉडल में भी इंड्यूस कर सकते हैं, तो वो थोड़ा समझेंगे। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, वर्ल्ड का मैप है जो ये दिखा रहा है कि दुनिया भर में डेंगू कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आप जो सेंटर में लाल हिस्सा आप देख रहे हैं वो हमारा भारतवर्ष है। और WHO के हिसाब से, CDC US के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा डेंगू का प्रकोप रहता है। और उसका कारण यहाँ की जलवायु है, मच्छरों का बहुत सारा आतंक है और मच्छरों की वजह से डेंगू का जो वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं, पर सबसे आसान स्वामी जी ऑफ कोर्स मच्छरों पे कंट्रोल है। अगर मच्छर कम होते हैं तो डेंगू भी थोड़ा कम फैलता है। तो डेंगू में दिक्कत कहाँ आती है स्वामी जी? और डेंगू और चिकनगुनिया दो बीमारी एक साथ एक ही सांस में लोग बोल देते हैं, पर वो दोनों बीमारी अलग अलग तरीके से होती है स्वामी जी। दोनों वायरस से होती हैं, पर दोनों के वायरस के नाम अलग हैं, उनके हमारे शरीर के सिम्टम्स अलग हैं। तो अभी हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, वो हम देख रहे हैं डेंगू के सिम्टम्स कि बुखार के साथ साथ ये लक्षण भी आते हैं। आँखों के नीचे दर्द रहता है, मांसपेशी में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, थोड़ी सी भारीपन लगता है, बुखार तो रहता है, सर दर्द भी होता है, उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली लास्ट जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो स्किन पे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं और प्लेटलेट डाउन चल जाते हैं स्वामी जी। वो तो क्लियर कारण होता ही है, पर जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से शरीर के जगह जगह खून जम जाता है और वो चकत्ते के फॉर्म में दिखता है स्वामी जी। तो दैट शोज की बीमारी बहुत ज़्यादा उग्र अवस्था में है और उसका तुरंत इलाज करना जरूरी है। तो इसके लिए स्वामी जी ज़्यादा दवा तो एलोपैथिक सिस्टम में है नहीं, एंटीवायरल्स देते हैं बहुत सारे लोग। और स्वामी जी इसमें एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एलोपैथिक सिस्टम, जो सिंथेटिक वर्ड के लोग हैं, वो भी पौधों के एक्सट्रैक्ट को अपनी दवाई में मिला के रखते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसी दवा लिखते हैं जिसके अंदर स्वामी जी पपीते के पत्ते का एक्सट्रैक्ट ये तो आज से 20 साल पहले मैंने पहली बार कहना शुरू किया, उसके बाद में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। नहीं तो पपीते के पत्तों का डेंगू से कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन हमने जब बोला तो 50-100 रुपए की एक गोली बेची हुई है लोगों ने। ये तो हमने जब से प्लेटोग्रीट और ये डेंगू ने निकाल दी तब ये लूट खसोट बंद हुई है। नहीं तो 50-100 रुपए की एक गोली पपीते की, बोले प्लेटलेट बढ़ाएगी, बेचने कर दी शुरू लोगों ने। कुछ लोग मुझे इसलिए ही सुनते हैं कि कैसे लोगों को ठगना है कि बाबा जी कुछ बताते हैं और उसका जो है फिर दुरुपयोग करो जी। तो स्वामी जी इसके अंदर गिलोय है, एलोवेरा है, पपीते हैं, अनार है और तुलसी है। 5 पंच औषधियाँ इसमें मिक्स्ड है, जिनका एक्टिव एक्सट्रैक्ट एक तरीके से वो तैयार किया गया स्वामी जी। और इसके अंदर अच्छे फाइटो कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली पैक्ड हैं, तो उसका हम केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस बहुत डिटेल में करते हैं स्वामी जी। स्क्रीन पे ये HPLC डेटा है जो बता रहा है इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड किस किस मात्रा में प्रेजेंट हैं। एक जो पीक है स्वामी जी वो एक सिंगल कंपाउंड की पीक है।
और उसके बाद जब आता है स्वामी जी कि हम ये काम कैसे टेस्ट करें, तो इशू स्वामी जी यहाँ के फंसते हैं कि चूहों को, चूहियों को, रैबिट्स को और गिनी पिग को, इनको स्वामी जी डेंगू होता नहीं है। भगवान ने इनको ऐसा बनाया हुआ है कि वो जो डेंगू वायरस है वो इनको इन्फेक्ट ढंग से कर ही नहीं पाता। अरे इनको क्या बनाए, मुझे भी नहीं होता। स्वामी जी आप एक बात बताता हूँ आपको, मैंने सारा देश छान मारा, लाखों बार मुझे मच्छरों ने काटा, लेकिन मुझे ना डेंगू हुआ, ना चिकनगुनिया हुआ, ना एक बार भी बुखार हुआ, ना एक बार भी पेट खराब हुआ। इसलिए जो योग करोगे ना, तो ये अब आदमी मजबूत कि मच्छर, पहले पूछते थे अकल बड़ी या भैंस, बोलो क्या बड़ी? खुद चक्कर में पड़ गए कि भैंस तो बड़ी नहीं है। तो मच्छर तगड़ा या आदमी? आदमी। लेकिन मच्छर मजबूत हो गया, आदमी कमजोर पड़ गया उस अंदर से, इसलिए डेंगू हो गया। फिर बताओ डॉक्टर साहब क्या हुआ? चूहों के लिए फिर अलग टाइप के म्यूटेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अलग टाइप का सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। डेंगू के लिए स्वामी जी फिर मैं देखा क्या हम ये काम ज़ीब्रा फिश में कर सकते हैं। तो ज़ीब्रा फिश स्वामी बहुत छोटी सी मछली होती है, बहुत इतनी बड़ी 1 इंच की साइज़ की होती है, और अच्छे से हम उसे लैब में मेंटेन कर सकते हैं। उनमें स्वामी जी हमने क्या किया कि ऐसे रोगी मनुष्य जिनको डेंगू हुआ था, उनका हमने खून लिया, उनके रक्त से सीरम आइसोलेट किया। उसके अंदर वायरस को देखा क्या डेंगू का वायरस है, और जब देखा कि डेंगू का वायरस उनके अंदर है तो उसको एक निश्चित अनुपात में उन मछलियों में इंजेक्ट कर दिया, और देखा कि क्या वो वायरस उन मछलियों के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। और हमने पाया स्वामी जी वो वायरस बड़ा अच्छे से उन मछलियों के अंदर मल्टीप्लाई होता है। अच्छी मात्रा में डाल दिया, बहुत थोड़ा डाल देते तो खत्म कर देती। हाँ स्वामी जी, तो वो बिल्कुल थोड़ा टाइट्रेशन किया, थोड़ा बैलेंस किया कि कितना डालें, और फिर उसके बाद उन्हीं मछलियों के से दोबारा सीरम निकाला और वो सीरम और मछलियों में इंजेक्ट किया। तो एक पूरा चेन रिएक्शन जैसा बनाया, जैसा कि आदमियों में होता है कि एक बार मच्छर काटता है, फिर वो मच्छर दूसरे को काटता है, फिर एक आदमी से दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पूरी चेन रिएक्शन बनती है। ऐसे बीमारियों को इंड्यूस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो बीमार कर दिया उन्होंने, उनको डेंगू पैदा कर दिया। फिर क्या किया? उनमें स्वामी जी सब डेंगू जैसे लक्षण आ गए, और हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां हम लिंक अप कर सकते हैं ह्यूमन डिजीज से। सबसे पहले स्वामी जी प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। लीवर के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी शुरू हो जाती है, जहाँ लीवर खराब होना शुरू हो जाता है। और जो दूसरा मार्कर है कि जगह जगह हमारे शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं, तो क्या हम वो फिश में देख सकते हैं? तो वहाँ स्वामी जी उनके जो पंख हैं उसके आसपास हैमरेज आना शुरू हो जाता है, लाल रंग की बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट आने शुरू हो जाते हैं। तो सारे लक्षण आ गए, सारे लक्षण आ गए स्वामी जी, और बुखार भी आ गया, और हमने उनका बुखार भी नाप लिया। अब वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। बुखार कैसे मापते हो मछली में? उसमें कोई वो थर्मामीटर तो लगा नहीं स्वामी जी। तो उसमें स्वामी जी उनका हम बिहेवियर देखते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक अलग अलग टेम्परेचर के हम 3-4 टैंक बनाते हैं आपस में जो कनेक्टेड होते हैं। तो मछली स्वामी जी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर हम हमेशा फिक्स रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। मछली क्या है, जिस पानी में रहती है उसका टेम्परेचर वो हो जाता है। हम वार्म ब्लडेड हैं, हमारा खून गर्म है, वो ठंडे खून वाले एनिमल्स हैं, तो उन्हें ऐसा बुखार तो आएगा नहीं। पर स्वामी जी उसमें ये देखिए कि मछली को अगर आप जिस टेम्परेचर पर रखते हो, अगर उसके बॉडी का टेम्परेचर वही हो तो वो वहाँ पे ज़्यादा देर रहना पसंद करती है। तो समझिए हमने कुछ ऐसे स्क्रीनिंग की है कि 3-4 अलग अलग टेम्परेचर के बॉक्स बनाए और उनमें फ़िश को छोड़ दिया, और देखा किस टेम्परेचर पे फ़िश सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत करती है, और वो टेम्परेचर का एक तरीके से बिहेवियरल फीवर हो गया। हाँ, व्यवहार के द्वारा नापा गया बुखार हो गया स्वामी जी। और देखा कि जब इनको डेंगू का वायरस दिया गया था तो ये सब हाई टेम्परेचर में शिफ्ट हो गए और उनको बुखार बढ़ गया था, उनका टेम्परेचर बढ़ गया था, और उसके साथ साथ और जितने पैरामीटर स्वामी जी वो साथ साथ आए। तो और एक बड़ी बात जो समझी, बहुत सारे जीन एक्सप्रेशन जो हैं जो इन्फ्लेमेशन के कारण है। इस वायरस, ये जो वायरस है डेंगू वाला समझी, ये इन्फ्लेमेशन भी पैदा करता है, लिवर के अंदर बहुत सारी इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। तो समझिए वो इन्फ्लेमेशन के मार्कर भी हमने इसमें नापे, चेक कर लिए, सब नाप लिए स्वामी जी। और ये लगभग हमने इसमें जो एक्सपेरिमेंट किए स्वामी जी वो 7 से लेके 14 दिन के किए, क्योंकि मछली का लाइफ ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो हमने 7 दिन तक उनको ये डेंगनील खिलाया। तो समझिए कुछ क्वेश्चन ये भी आता है कि मछली को दवाई कैसे खिलाएंगे, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी गोलियां है, मछली खुद इतनी बड़ी है तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो उसके लिए स्वामी जी क्या होता है कि जो मछली का खाना होता है, जिसको हम पैलेट्स कहते हैं स्वामी जी, उस पैलेट को हम नए तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर इन दवाइयों का एक्सट्रैक्ट उस फॉर्म में ऐड कर देते हैं।
और मछली को एक दाना खिलाते हैं और एक बॉक्स में एक ही मछली रखते हैं, ताकि सब हम ये काउंट कर पाएँ कि उनको सही अमाउंट ऑफ डोज पहुँच रही है। आप जो सबको बताते हैं कि अंडर डोजिंग भी ठीक नहीं है, और अगर टाइम पर डोजिंग ठीक ना हो तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो सबको सही डोज सही टाइम पे मिल जाए स्वामी जी, वो भी हम पूरा प्रयास करते हैं, और फिश को हम दाने के फॉर्म में वो दवाई खिला देते हैं। तो अभी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, वो एक कंपैरिजन है कि जो इंसानों के अंदर पैरामीटर्स हैं डेंगू के, और जो फिश के अंदर पैरामीटर्स हैं, क्या हम आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी हम ये देख पाए कि जो जो पैरामीटर इंसानों में हैं, हम उनको दोबारा रिकैप्चुलेट कर पाए फिश मॉडल के अंदर, चाहे वो फिनोटिपिक चेंजेस हों, चाहे वो पैथोलॉजिकल हों, चाहे वो मॉलिक्यूलर मार्कर हों, या ब्लड काउंट्स हों, वो तीनों को चारों को स्वामी जी हमने वहाँ पर देखा। अब जो स्वामी जी मेन डेटा है वो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखा रहा हूँ। ये स्वामी जी सबसे फर्स्ट फाइंडिंग थी और बहुत ज़ोरदार वाली फाइंडिंग थी। इसमें स्वामी जी हमने ये देखा कि डिजीज एनिमल के अंदर जो फिश के अंदर हमने डेंगू वायरस दिया, तो वो वायरस कितना था, हमने प्योर वायरस का अमाउंट नापा, जिसको हम वायरस टाइटर कहते हैं, कि खून के अंदर वायरस के कितने पार्टिकल घूम रहे हैं। और वो स्वामी जी देखा कि जब डेंगू नील को दिया हमने 3 अलग डोजेस पे, ह्यूमन डोज का तिहाई और ह्यूमन डोज का 3 गुना ज़्यादा। तो स्वामी जी हमने देखा कि डेंगू नील के इस्तेमाल से जो आप बार देख रहे हैं वो डोज के साथ साथ जैसे कम होते दिख रहे हैं, तो वायरस का जो टोटल लोड था, जो वायरस का टोटल अमाउंट था डेंगू नील ने स्वामी जी वो डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से कम किया था स्वामी जी। ये बड़ी चीज़ें होती हैं, स्वामी बड़ी चीज़, बड़े निष्कर्ष। ये बड़ी निष्कर्ष। स्वामी जी हम ये देख पाए कि जो वायरस का खुद का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि वायरस हमारी अच्छी कोशिकाओं का इस्तेमाल करके अपने नए बच्चे पैदा करता है, अपने नए फॉलोअर्स बनाता है, अपने नई प्रोजेनी बनाता है। तो वो जो बनने का तरीका है, जो बनने का प्रोसेस है, अगर वो हम कंट्रोल कर पाएँ तो स्वामी जी हम डेंगू वायरस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये स्वामी जी ऐसी फाइंडिंग थी जिन्होंने बताया कि डेंगू नील वायरस का टोटल एक्सप्रेशन कम कर देता है। और उसके बाद स्वामी जी फिर हम देखते हैं लिवर के अंदर क्या चेंज आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये दिखा रहा है कि लिवर के अंदर किस टाइप के इन्फ्लेमेशंस हैं। तो जो डॉट्स हैं स्वामी जी, वो एक सेल इसको बोलते हैं कहते हैं, वो नंबर नील के इस्तेमाल से कम हो गए, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे स्वामी, जिनकी वजह से सूजन थी, इन्फ्लेमेशन थी, वो भी स्वामी जी डेंगू नील ने डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से कम किए, जो आपको राइट हैंड साइड में बार दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद स्वामी जी एक दूसरा पॉइंट था कि लिवर के अंदर हम डेंगू में क्या होता है स्वामी जी, लिवर के अंदर बहुत सारे आरबीसी जाके इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस चल रहा होता है। तो वो भी एक मार्कर है कि लिवर के अंदर कितने आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो स्वामी जी वो भी हमने देखा फिश के अंदर जब डेंगू इंड्यूस किया, तो स्वामी जी उनमें आरबीसी की नंबर बहुत बढ़ गए थे, रेड ब्लड सेल्स लिवर के अंदर जाके बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। उनका नंबर भी स्वामी जी डेंगू नील ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया था। तो जो 3 बड़े मार्कर हैं जो लिवर में देखे जाते हैं ह्यूमन केसेस में भी, कि नेक्रोसिस कितनी सारी हो रही है, इन्फ्लेमेशन कितना है, और आरबीसीज कितने हैं, वो स्वामी जी तीनों बिल्कुल अच्छे तरीके से डेंगू नील ने नॉर्मलाइज कर दिए थे, और वहाँ तक लेके आ गए थे जो नॉर्मल फिश थे, लगभग वैसा कुछ हो गया था। ये पूरे निष्कर्ष जिसको ये पहले कभी ऐसे प्रयोग आयुर्वेद में नहीं किए गए थे, कि चाहे वो फीवर को लेके हों, डेंगू को लेकर के हों, चिकनगुनिया को लेकर के हों, बीपी शुगर को लेकर के हों, लीवर किडनी फेलियर को लेकर के हों, ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर हों, लंग के एल्वोलाइज के ऊपर हों, किडनी के नेफ्रॉन्स के ऊपर हों, या अलग अलग प्रकार के जो लीवर के, किडनी के, ब्लड के मार्कर्स हैं, हर तरह से इवेल्युएट करते हैं। माने उसको बोलते हैं रिसर्च प्रोटोकॉल। तो 3000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स हमारे साइंटिस्ट कर चुके हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है, 3000 से ज़्यादा। और एक एक रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करने में 1-2 सप्ताह से लेकर के कई बार तो 6-6 महीने लग जाते हैं, तब जा कर के किसी निष्कर्ष पर, किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो फिर क्या किया? अब स्वामी जी जो डेंगू का सबसे कार्डियल मार्कर है, जिसके पीछे लोग कहते हैं यही है, वो स्वामी जी ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या।
हाँ। कि आप तुरंत सीवीसी करते हैं और देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी कितने हैं, आरबीसी कितने हैं, हीमेटोक्रिट कितना है और प्लेटलेट्स कितने हैं। तो समझिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्लड का स्मीयर है जहाँ अलग अलग सेल्स दिखाई दे रहे हैं। वो आई एम श्योर वहाँ भी साइन समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर समझिए नीचे देखेंगे, हाँ जो मैं अभी कर्सर लेकर आया हूँ, ये जो कर्सर दिख रहा है हिलता हुआ लाल रंग का, ये समझिए दिखा रहा है प्लेटलेट्स। तो ये नॉर्मल एनिमल्स हैं जिनके अंदर बीमारी नहीं थी। इनके अंदर लगभग स्वामी जी आप देख कर चलिए 2 लाख से लेकर 2.25 लाख प्लेटलेट्स नॉर्मल होते हैं। और जब स्वामी जी ने हमें डेंगू वायरस दिया तो ये उतर के स्वामी जी लगभग 1 लाख तक आ गए थे 2 दिन के अंदर अंदर। और जब इनको स्वामी जी ने डेंगू नील दिया तो स्वामी जी आप देखिए लो डोज पे लो रेस्पॉन्स, मिड डोज पे मिड रेस्पॉन्स और नॉर्मल डोज पे वेरी हाई रेस्पॉन्स। स्वामी जी प्लेटलेट्स का लेवल जो गायब हो गया था वो लौट के बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, उतना हो गया था जितना नॉर्मल एनिमल ये में होता है। बहुत दोबारा से दिखाओ इस स्लाइड को, पूरी तरह से आप देख सकते हो जो नॉर्मल में था लगभग वही पहुंच गया स्वामी जी। और ये तो कितने दिन की रिपोर्ट है? ये स्वामी जी 7 दिन की, मात्र 7 दिन में 14 दिन ले लो, 1 से 2 सप्ताह। इसलिए मैं कहता हूं किसी भी बीमारी में 1 से 2 सप्ताह के अंदर, देखो आयुर्वेद के बारे में लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता। हम इंस्टेंट एक दिन में 25,000 से लेके 50,000, मैंने इन्होंने तो एनिमल ट्रायल किए, मैंने ह्यूमन ट्रायल किए हुए हैं। 25 से 50,000 विद इन ए डे, विद इन 24 आवर्स। लोग क्या झूठ फैलाते हैं, आयुर्वेद की दवा का तुरंत असर नहीं आता। मैं कंपैरेटिवली बोलूं तो एलोपैथी से ज़्यादा असर आता है आयुर्वेद की दवा का। एलोपैथी की दवा से आयुर्वेद की दवा सस्ती होती है, उसके बहुत एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता और उसका असर तात्कालिक होता है एलोपैथी की दवा का, इसका दीर्घकालिक सस्टेनेबल इसका असर होता है, जो आपके शरीर में जो भी दवाई आप डालेंगे लंबे समय तक आपकी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करके रखेंगी। तो मतलब आप उसको, वो एलोपैथी की दवा 99% सिंथेटिक हैं, ये सब नैसर्गिक हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, फिर भी हम न जाने क्यों प्रकृति से दूर हुए जा रहे हैं और विकृतियों में फंसे जा रहे हैं लोगों में। जी तो स्वामी जी डब्ल्यूबीसी के साथ साथ स्वामी जी आरबीसी, तो डेंगू में क्या होता है आरबीसी का नंबर हमारे खून में कम हो जाता है। तो स्वामी जी यहाँ जो देखेंगे ये जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है कि आरबीसी का लेवल भी यहाँ कम हो गया और उसके बाद डेंगू ने स्वामी जी इसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, आरबीसी भी चेक कर लिया, आरबीसी चेक, प्लेटलेट भी चेक कर लिया, डब्ल्यूबीसी भी चेक कर लिया। स्वामी जी जो बढ़ जाते हैं डेंगू में प्लेटलेट का लेवल कम होता है, डब्ल्यूबीसी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो स्वामी जो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है स्वामी जी, जो इन्फ्लेमेशन का मेन कारण है, डब्ल्यूबीसी कब बढ़ते हैं जब शरीर में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो। आप जिसको टीएलसी कहते हैं कि टीएलसी बढ़ गई, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो टोटल डब्ल्यूबीसी है वो बढ़ गए हैं, वो स्वामी जी वो भी इन्फ्लेमेशन को दिखाते हैं और उनको भी स्वामी जी डेंगूनिल डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज करता है, वापस वहीं लेके आता है जहाँ हमको होना चाहिए। और एक जो अलग पैरामीटर स्वामी जी जिसको हम आरबीसी से लिंक करते हैं कि हीमोक्रिट कितना है, कितना सारा उसमें आयरन कैरिंग कैपेबिलिटी है, तो स्वामी जी वो डेंगू के दौरान कम हो जाता है और वो भी स्वामी जी नॉर्मलाइज डेंगू ने अच्छे से किया होता है। तो सारे पैरामीटर नॉर्मल करते हैं वही स्वामी। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ये लाइव एनिमल में देख रहे हैं जो डेंगू के इंसल्ट को, डेंगू का जो उत्प्रेरण है जिसकी वजह से सब ये फंक्शन आ रहे होते हैं, उनको स्वामी जी वो नॉर्मलाइज करता है। और उसके बाद स्वामी जी ये देखिए, ये एक हैमरेज वाली बात है जो हम बात कर रहे थे, हमारे शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं तो फिश के अंदर स्वामी जी बहुत सारे जो उनके फिन्स हैं, जहाँ उनके पंख जुड़े होते हैं, उसके आसपास के हिस्से में सबसे ज़्यादा ब्लड वेस्कुलर सप्लाई होती है, खून ज़्यादा वहाँ पहुँच रहा होता है, तो स्वामी जी वहाँ भी हैमरेज बनना शुरू हो जाता है। तो ये देखें स्वामी जी, ये सब नॉर्मल एनिमल है जो लेफ्ट हैंड साइड में, इनके फिन बिल्कुल साफ़ सुथरे और क्लीन है। जब हम डिजीज़ पैदा करते हैं तो स्वामी जी इनके देखिए यहाँ एक क्लॉटिंग आनी शुरू हो जाती है, जहाँ मैं कर्सर अभी घुमा रहा हूँ, ये गोल गोल आप देखेंगे यहाँ पे क्लॉटिंग जमा हुई है, यहाँ पे एक बड़ा सा क्लॉट बना हुआ है जो साफ साफ दिखा रहा है कि वहाँ पे हैमरेज होना शुरू हो गया है। डेंगू नील वाले ग्रुप में स्वामी जिनको वायरस के साथ साथ डेंगू नील भी दिया गया था, स्वामी जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं और टाइम बढ़ा रहे हैं स्वामी जी, ये इनके फिन्स बिल्कुल नॉर्मल होते जा रहे हैं। वैसे पहला नॉर्मल है, वैसे लास्ट वाला आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हाँ स्वामी, बीच में उसको हेमरेज है, लास्ट में फिर नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। तो सारे लक्षण भी लोग, जिस कारण से रोग हो रहा था उन सारे कारणों का निवारण कर दिया। यह कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित हमारा योग आयुर्वेद विज्ञान का तथ्य और सत्य, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है, जिस कारण से रोग होता उसका निवारण करते हैं, और एलोपैथी में तो जिस कारण से हो रहा उसका निवारण तो ना के बराबर है, लक्षण का ज़्यादा हमारा, वो है सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट।
और हमारा है सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। ये आपको लाइव एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया। एक लाक्षणिक उपचार है, एक जड़ से जिस कारण से रोग हो रहा है उसका निवारण करके रोग को ठीक करना है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी हमने फिर इन एनिमल्स के फोटोज़ लिए और एक एक इमेज को एनालाइज किया और ये देखा स्वामी जी, ये जो थक्के जम रहे हैं, जो क्लॉटिंग हो रही है, जो हैमरेज हो रहा है, उसका स्वामी जी एरिया कितना है। तो हमारी टीम ने बैठ के एक एक एनिमल के उस एरिया को कैलकुलेट किया और देखा कितने मिलीमीटर स्क्वायर में वो एक क्लॉटिंग हो गई और हैमरेज हो गया है, और फिर स्वामी जी उसको हम क्वांटिफाई कर पाए। तो जो आप बार देख रहे हैं इधर राइट हैंड साइड में, ये दिखा रहा है कि डिजीज एनिमल स्वामी जी इतना बड़ा क्लॉट बन गया था, जो आप नीले रंग का बार देख रहे हैं। और जब हमने इनको डेंगू नील दिया तो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज हो गया था। तो ये से फिर क्या हुआ स्वामी जी, एक एक ग्रुप में लगभग ये 15-15 फिश हैं स्वामी जी। तो 15 मछलियों को एक साथ हम ये बीमारी पैदा कर रहे हैं, 15 मछलियों को हम अलग अलग दवाइयाँ दे रहे हैं, और फिर क्या होता है कि जो डेटा है वो समझ फिर हम कंबाइन कर लेते हैं पूरे ग्रुप में किस टाइप की फाइंडिंग आई थी। तो ये फाइंडिंग दिखा रही है कि हैमरेज पे भी हम डेंगू नील से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद स्वामी जी फिर देखते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। तो स्वामी जी 2 बड़े पैरामीटर्स हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और कीमोकाइन कहते हैं। तो कीमोकाइन एक तरीके से अट्रैक्टेंट होते हैं जो सेल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहे होते हैं, जो काम हम इन्फ्लेमेशन साइटोकाइन में करते हैं। तो स्वामी जी एक तो है CCL3 जो बताता है कि सेल्स में इन्फ्लेमेशन का स्टेज क्या है, और दूसरा है एंजियोटेंसिन 2 जो ये बताता है कि हमारे सेल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्ट्रेस के लिए। तो स्वामी जी जब ये बीमारी पैदा होती है तो फिश के अंदर स्वामी जी इन दोनों के लेवल बढ़ जाते हैं। ये एंजियोटेंसिन 2 है जो डिजीज एनिमल में काफ़ी सारा बढ़ गया है, और जब हम इनके साथ डेंगू नील देते हैं तो स्वामी जी ये नॉर्मलाइज हो जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसा कि नॉर्मल होना चाहिए था। तो ये स्वामी जी एक ऐसी फाइंडिंग है, जैसा आपने कहा कि ये एक कार्यकारी सिद्धांत के बारे में बताता है कि फंक्शनल लेवल पे कैसे टाइप के चेंज आ रहे हैं। और ये स्वामी जी इनके जीन एक्सप्रेशन लेवल हैं कि जेनेटिक लेवल पे, जीन के लेवल पे हम इन चीज़ों को भी मॉडिफाई कर पा रहे हैं। जो कौन कौन सा जीन कब एक्सप्रेस हो रहा है स्वामी जी, वो बीमारी और बीमारी की विकृति और उस विकृति की जो आप कहते हैं प्रकृति, वो तीनों को दिखाता है। उन तीनों के बारे में स्वामी जी आराम से देख पाए और ये देख पाए कि डेंगू नील का इस्तेमाल, उसका प्रयोग इन बीमारियों के सिम्टम्स को अच्छे से नॉर्मलाइज करता है स्वामी जी। और उसके बाद एक कंसर्न ये आता है कि काम तो हम कर रहे हैं इंसानों के लिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चूहों के ऊपर या फिर फिश के ऊपर, इसका ह्यूमन सेल पे कोई उल्टा प्रभाव तो नहीं है। क्योंकि समझिए जब भी हम डेटा पब्लिकेशन को भेजते हैं 90% क्वारी ये आती है कि आप ये कुछ ह्यूमन सेल्स के ऊपर भी करके दिखाइए। तो स्वामी जी हमने 2 अलग अलग सेल लाइन पे काम किया, ह्यूमन लीवर सेल्स जो नॉर्मल लीवर सेल्स हैं और स्किन सेल्स। तो उन दोनों को हमने लिया स्वामी जी, और डेंगू नील को अलग अलग हाईएस्ट डोज तक लेके गए और दिखाया कि कहीं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। स्वामी जी 1000 माइक्रोग्राम पर ml जो बहुत हाई डोज है स्वामी जी, उस डोज तक इन दोनों ह्यूमन सेल्स पर स्वामी जी कैसा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया। इनकी सेफ्टी स्वामी जी बहुत अच्छे से दिखा पाया कि ये बिल्कुल सेफ़ हैं, निरापद हैं, और जो सिर्फ वही करती हैं जिस काम के लिए ये औषधियाँ जिनका निर्माण किया जाता है। तो इनका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बताता है वो, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अलग पैरामीटर, वो सब समझ कोई भी मॉडिफाई नहीं हुआ जब वो सेल्स नॉर्मल थे, जबकि हमने कोई बीमारी पैदा नहीं की थी। तो स्वस्थ सेल स्वस्थ बने रहे, पर जहाँ बीमारी कंडीशन थी वहाँ स्वामी जी डेंगू नील ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट बेनिफिट दिया, उपचारिक फ़ायदा हमें दिखाया कि इससे काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। और स्वामी जी आपके आशीर्वाद से ये पूरा काम बायोमोलिक्यूल नाम के एक बड़े जर्नल में स्वामी जी लास्ट ईयर पब्लिश हुआ, और स्वामी जी बहुत अच्छे से ये फॉलोअप हो रहा है। क्योंकि स्वामी जी हमने इसमें ये पहली बार देखा। दवाई तो हम 30 साल से कर रहे थे। जब मैंने, मुझे याद है 20 साल पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मीडिया तो हम जो बोलते हैं उसको कवर करता है, लेकिन डॉक्टरों ने मेरी बहुत मजाक उड़ाई थी, ये दाढ़ी वाला बाबा क्या था इसको, मूर्ख कहीं का। मुझे क्या क्या गालियां नहीं दी हैं सबने, लेकिन अब वो गाली देने वालों के जर्नल्स में ही पतंजलि के रिसर्च प्रकाशित होते हैं। और स्वामी जी वो अब इसको फॉलो भी करते हैं स्वामी जी। वो गाली नहीं देते थे, लेकिन ये जिनको जर्नल्स को पढ़ते हैं, ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो मूर्ख बावड़े जो भी हैं, वो जिन जर्नल्स को पढ़ते हैं उनमें जब रिसर्च पेपर छड़ रहा, बाबा कहे तो ठीक ही रहा था।
अब स्वामी जी उससे आगे की बात पहुंच गई है। अब लोग कह रहे हैं कि वो जो रिसर्च कर रहे हैं वो इन रिसर्च से इंस्पायर होकर कर रहे हैं। काफ़ी जगह स्वामी जी हमारे इन पेपर का साइटेशन होता है, वो इन अपने पेपर्स में इन पेपर्स को भी साइट करते हैं और इसको आधार बना के अपने विज्ञान को आगे लेके जाते हैं। तो वो अब रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं पतंजलि के रिसर्च को। तो हमारे पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी को, डॉक्टर अनुराग जी और इनकी पूरी टीम को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा जो पतंजलि परिवार है इसमें करीब 500 साइंटिस्ट हैं। 300 तो एक ही जगह एक ही परिसर में और 200 अलग अलग जो परिसर है उनमें काम कर रहे हैं। अब इनका रिसर्च कॉम्प्लेक्स छोटा पड़ गया है। आने वाले 2 सालों के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन होने वाला है। 2 सालों